हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड रिसोर्सेज। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में मैं आपको बताऊं तो लैंड होती है ज़मीन हमारी, सॉइल होती है मिट्टी। तो ज़मीन पर आप क्या क्या बना सकते हो? ज़मीन पर ही तो मिट्टी होती है, यानी कि मिट्टी में खेती होती है, मिट्टी में ही हम घर बना पाते हैं और पानी की वजह से तो हम जी रहे हैं। फिर उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे। फिर आता है वाइल्ड रिसोर्सेज। वाइल्ड रिसोर्सेज हो गए जीव जंतु यानी कि जानवर। अब हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है। माम्बा जो है गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। माम्बा एक बच्ची है, वो सुबह जल्दी उठती है ताकि वो फेच कर सके वाटर, यानी कि सुबह जल्दी उठती है ताकि वो पानी ला सके। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। वो खूब लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और कुछ घंटों बाद वापस आती है। फिर घर आकर के वो अपनी मम्मी की मदद करती है अपने घर के काम में और अपने भाइयों की और बकरियों की भी देखभाल वो करती है बच्ची। आफ्टर हर फैमिली, मतलब उसकी जो फैमिली है ना, उनके पास एक थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड है जो कि पथरीला सा है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ उगाया नहीं जा सकता और वो लोग एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं। माम्बा के जो फादर हैं वो मतलब बेरली, मुश्किल से थोड़ा सा मेज़ जो होता है ना, मक्का, थोड़ा सा ही मक्का उगा पाते हैं और थोड़ी सी बीन उगा पाते हैं बहुत ही मेहनत करने के बाद, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और ये जो खाना वो उगा पाते हैं वो उनकी फैमिली के लिए पूरा नहीं पड़ता। पूरे साल मतलब उस खाने से वो लोग गुजारा नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि हमें एक लाइफ बताई गई है एक बच्ची की जिसका नाम है माम्बा, जो कि तंजानिया अफ्रीका में रहती है। और वो मतलब स्कूल वगैरह का तो हमें कुछ बताया ही नहीं इन्होंने, यानी कि वो स्कूल नहीं जाती है। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ही सिर्फ खाना जुटाना और एक तरह से बस ज़िंदा रहने के लिए ही वो बस मेहनत करे जा रही है और उसकी फैमिली भी पूरी मेहनत करे जा रही है। तो ये एक बच्चे की स्टोरी है। दूसरा बच्चा जो है वो है पीटर। पीटर जो है वो रहता है न्यूजीलैंड में अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर उनकी एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। वो कहाँ रहता है? हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन, यानी कि जहाँ पर भेड़ों का पालन होता है। भेड़ जहाँ पर पाली जाती हैं, भेड़ों से ऊन निकाली जाती है और वहाँ पर पीटर की एक फैक्ट्री है। हर दिन पीटर जब अपने स्कूल से वापस आता है वो अपने अंकल को देखता है कि शीप्स की उसके अंकल कैसे केयर कर रहे हैं। शीप का जो उनका यार्ड है वो बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ है और पास में ही यार्ड होता है, खेत आप समझ लीजिए, और पास में ही उनके जो है पहाड़ियाँ भी हैं। और ये जो पूरी खेती वो करते हैं या फिर शीप्स को जो पालने का काम करते हैं, जो फैक्ट्री जो है, फिर उसके बाद शीप पे से जब ऊन उतार देते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, वो उससे स्वेटर वगैरह बनाने का काम बहुत ही साइंटिफिकली किया जाता है। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से पीटर की फैमिली कुछ अपनी सब्जियां वगैरह भी उगा लेती है। वो भेड़ पालन तो करते हैं मगर बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस तरीके से, और उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी लगाई हुई है। माम्बा और पीटर दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और इन दोनों की ज़िंदगी भी बहुत अलग है। डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में। एक तो जो क्वालिटी ऑफ लैंड है, जहाँ पर मम्बा रहती है वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है और सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं है। मम्बा के जहाँ रहती है उस इलाके में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है वहाँ पर। और दूसरी तरफ जहाँ पर पीटर रहता है वहाँ पर पानी भी काफ़ी अच्छा है, नेचर भी बहुत अच्छा है, ज़मीन भी उपजाऊ है और वो भेड़ों का पालन करके अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेस डिफर फ्रॉम अदर प्लेसेस, यानी कि जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी, जहाँ पानी बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे अच्छे होंगे, वहाँ पर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, ऐसा देखने में आया है। अब देखो, डू यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले जो बॉक्सेस आपके होते हैं ना, इनको आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, मतलब
प्रतिशत दुनिया की आबादी सिर्फ 30% ज़मीन पर रहती है और बाकी बचा हुआ जो 70% एरिया है वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, या फिर रहते हैं तो बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो इलाके बर्फ़ से ढके हुए हो सकता है वो इलाके रेगिस्तान हो, जैसे कि सहारा डेजर्ट रेगिस्तान है, पानी की कमी है, कोई रह नहीं सकता है वहाँ। तो इसलिए जहाँ पर नदियाँ होती हैं, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है, वहाँ पर ज़्यादा लोग दुनिया में बसे हुए होते हैं। अब आता है ज़मीन, लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये सिर्फ 30% है टोटल एरिया का अर्थ के। अब ये वाला 30 और ये वाला 30 अलग है। यहाँ पर टोटल सपोज करो लैंड है ये टोटल लैंड 100 है, उसमें से सिर्फ 30% एरिया पर ही लोग रह रहे हैं, बाकी एरिया पर बहुत कम लोग रहते हैं। अब ये पूरी दुनिया है जिसमें पानी और ज़मीन दोनों है, तो ज़मीन 30% एरिया पर है और बाकी एरिया पर दुनिया में पानी है, वाटर है, मगर सारा वाटर यूजेबल नहीं है, इसीलिए पानी की दुनिया में कमी हो जाती है। यूजेबल वाटर जो हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, पीने योग्य पानी, जो कि आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, वो काफ़ी कम ही है। चलो, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जिस जगह की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होगी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, जहाँ का मौसम अच्छा होगा वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। बहुत ही अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी वाले इलाके में लोग कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। द रगेड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। तो रगेड टोपोग्राफी का मतलब होता है, रगेड मतलब खुदरी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का जो मतलब है वो होता है इलाका कैसा है, कि भाई पठार है, पहाड़ है, प्लेन है, क्या है। तो जहाँ की जो टोपोग्राफी होती है वो खुदरी ज़मीन होती है और इस तरीके से पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर लोग कम होते हैं। और लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है बहुत ही कम लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन से एरियाज है जहाँ पर लोग कम रहते हैं। तो देखो, स्टीप स्लोप्स वाले एरियाज जो होते हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे माउंटेन पहाड़ियों पर भी कम लोग रहते हैं, डेजर्ट के इलाकों में कम रहते हैं, ऐसे इलाके जहाँ पर पानी बहुत ही जल्दी से जमा हो जाए वहाँ पर कम रहते हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ पर दिक्कतें हों वहाँ पर लोग कम रहते हैं। प्लेन्स, समतल इलाका, नदियों के पास वाला जो इलाका होता है जहाँ पर खेती अच्छे से की जा सकती है वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लोग रहते हैं। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन से होते हैं? प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। रिवर वैलीज होते हैं जहाँ से देखो ये नदी जा रही है ना, नदी के पास कितने सारे लोग बसे हुए हैं क्योंकि पानी बहुत अच्छा होता है। ये फ़ोटो है साल्सबर्ग ऑस्ट्रिया की। यहाँ पे नोटिस आपने किया होगा कि कितने सारे लोग बसे हुए हैं। लैंड यूज़, लैंड यूज़ का मतलब होता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज़मीन का इस्तेमाल बहुत ही वेरियस पर्पसेस से किया जाता है, यानी कि कई कई कामों के लिए हम ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी है दुनिया में सब कुछ ज़मीन पर ही तो है। तो जो खेती बाड़ी होती है वो भी ज़मीन पर होती है। फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल भी ज़मीन पर होते हैं। माइनिंग, खुदाई का काम, बिल्डिंग हाउस, घर बनाने का काम, सड़क बनाने का काम, इंडस्ट्री लगाने का काम, ये सारा का सारा ज़मीन पर होता है। तो MCQ में आ सकता है व्हाट आर वेरियस लैंड यूजेस, ठीक है, तो उसमें ये सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो ये कॉमनली हम लैंड यूज़ होता है, ये हो गया। अब बताओ कि मुंबा और पीटर का जो लैंड यूज़ था वो कैसे डिफरेंट था। मुंबा जो है वो पथरीले इलाके में रहती थी, है ना, और जो पीटर था वहाँ पे तो भाई लश ग्रीन था। लश ग्रीन का मतलब है खूब भी वहाँ पर जो है पहाड़ वगैरह थे और भेड़ें पाली जा सकती थी, फैक्ट्री लगाई जा सकती थी। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड यूज़ किन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो टोपोग्राफी पर, यानी कि कैसी टोपोग्राफी है, पहाड़ है, पठार है, प्लेन है, क्या है। सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, अच्छी मिट्टी पर खेती ज़्यादा होती है। क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, गर्म है ना। मिनरल्स, वहाँ पर क्या सोना चांदी हीरा मोती पाए जाते हैं क्या,
या वहाँ पे पानी कितना है। तो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पर कितनी रह रही है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस प्रकार से है, ये भी डिटरमाइन करता है कि उस लैंड का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैंड को आप किस किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लैंड के क्लासिफिकेशन भी कई सारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आप अगर अपने घर में रहते हैं तो आप उस घर के मालिक हैं, तो आप उसके ओनर हैं, यानी कि वो एक प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी है। सरकारी बिल्डिंग, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल वो सरकार के होते हैं। तो लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड and community land. Private land is owned by individual, whereas community land is owned by community for common use like collection of fodder, fruit, nut, medical hub. अब देखो क्या मतलब है इसका। प्राइवेट लैंड, जो आपके नाम ज़मीन है, आपके पेरेंट्स के नाम ज़मीन है, वो आपकी प्राइवेट लैंड है। कम्युनिटी लैंड कई बार क्या होता है ना कि एक पूरे समाज की वो ज़मीन होती है, जैसे कि बिश्नोई समाज का कोई एरिया हो गया, तो वो होता है कम्युनिटी लैंड, जो सबका मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता है। प्राइवेट लैंड जो है वो इंडिविजुअल के पास होता है। और कम्युनिटी लैंड जैसे कि मान लो कि गाँव में पंचायत का एरिया हो गया कि भाई इस एरिया में पंचायत लगेगी, या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पर सिर्फ बाग ही छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो है आप फॉडर कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह, वहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट किए जा सकते हैं, हर्ब्स कलेक्ट की जा सकती है, वो कम्युनिटी लैंड होता है। द कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अब आप लोगों से एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो कम्युनिटी लैंड एग्जाम्पल जहाँ पर आप नट्स, मेडिसिनल हर्ब, फॉडर, फ्रूट कलेक्ट कर सकते हो। तो कम्युनिटी लैंड और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज सेम ही मीनिंग होता है, ये याद रखना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एमसीक्यू तो इसी तरीके से चीज़ों से छाट छाट के निकाले जाते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। लोगों की जो है डिमांड वो तो बढ़ती ही जाती है, बट ज़मीन तो कम ही है ना। क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं होती है। आपके इलाके की ज़मीन कैसी है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कि आपके पास कोई नदी है, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, क्या आप डेजर्ट के एरिया में रहते हैं, क्या आप समुद्र के किनारे रहते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हर इलाके के हिसाब से ज़मीन की क्वालिटी बदल जाती है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज़। तो कई बार लोग क्या करते हैं, लैंड को एनक्रोच कर देते हैं। एनक्रोच करने का मतलब होता है गलत तरीके से हड़प लेना। मतलब ज़मीन तो वो कॉमन थी, जो हमने देखा ना कि कॉमन प्रॉपर्टी थी वो, मगर लोगों ने क्या किया कि अपनी दुकान बना ली वहाँ पर, अपना वहाँ पर घर बना लिया। तो इस तरीके से लोग ना कई बार ना ज़मीनों को हड़प भी लेते हैं, फिर उस पर ना झगड़े चलते रहते हैं, कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं फिर इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ पे। तो गाँव में जो है लोग अपना खेती करना शुरू कर देते हैं ऐसे इलाकों में। तो टुडे वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमने लैंड यूज़ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट अप कर दिया है। एक प्रॉब्लम आई है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, तो देखो लैंड डिग्रेडेशन जो है वो होता है लैंड का ख़राब हो जाना। लैंड स्लाइड्स हम लोग सुनते हैं पहाड़ी इलाकों में, जो पहाड़ का काफ़ी सारा पत्थर वगैरह खिसक जाते हैं सड़क पर। सॉइल इरोजन का मतलब होता है आपकी जो टॉप सॉइल होती है, जो अच्छी वाली लेयर होती है ना मिट्टी की, वो उड़ करके हवा में चली जाती है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो पहले अच्छा खासा इलाका था अब वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ से पेड़ काट दिए गए हैं। तो ये सारी की सारी लैंड यूज़ जो हम लोग गलत तरीके से कर रहे हैं उसके ईवल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे के सारे मेजर एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो आपसे फिर से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या फिर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। तो क्या एनवायरमेंट को थ्रेट है? तो लैंड डेग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट। तो ये इस तरीके से आप आंसर लिख के आएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं। ये देखो कि पहले ऐसा होता था, फिर उसके बाद थोड़े पहले देखो ऐसे घर थे दूर दूर, फिर थोड़े और घर बन गए, फिर और घर बन गए, और फिर देखो अब तो इस तरीके का हो गया। चेंजेस लैंड यूज़ ओवर टाइम, मतलब समय के साथ साथ जो है लैंड किस तरीके से बदलता गया।
कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, अब हमने देखा कि लैंड हमारा जो है ख़राब होता जा रहा है तो हमें उसको बचाने की भी ज़रूरत है। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। इसका क्या मतलब है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारा ही देश टॉप पे पहुँच गया, चाइना को क्रॉस कर चुके हैं हम, और एवर ग्रोइंग डिमांड, भाई जितनी जनता बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसको ज़मीन की भी तो ज़रूरत होगी ना, रहने के लिए, खाने के लिए। इसकी वजह से हमने जंगल काटने स्टार्ट कर दिए हैं और हमने एरेबल लैंड यानी कि खेती करनी स्टार्ट कर दी है, बहुत ज़्यादा जंगल काट के। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खोते जा रहे हैं। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात हमारे लिए साबित होगी फ्यूचर में अगर हम इसी तरीके से पेड़ काटते जाएंगे तो। देयरफॉर प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो हम लोगों को जो प्रेजेंट रेट पर हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन चल रहा है ना, इसकी चेक करने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। एफॉरेस्टेशन, व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का लगाना, और डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को काटना। तो डी मतलब फॉरेस्ट को काटना और एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। तो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन मतलब जिन्होंने हड़प रखा है उनसे वापस लो लैंड को, जो डेजर्ट जो बन गए हैं वहाँ पर फिर से पेड़ लगाओ। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो आपके एक और क्वेश्चन बन करके ताज़ा तैयार हो गया यहाँ पर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कॉमन मेथड यूज्ड फॉर लैंड कंजर्वेशन। तो लैंड को बचाने के लिए आप कौन कौन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे? तो एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाएंगे, लैंड दोबारा से रिक्लेम करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ध्यान से करेंगे। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जो जानवर जैसे घास को चर जाते हैं, और जब घास नहीं बचती है ना ज़मीन पर तो वो मिट्टी उड़ जाती है वहाँ से और वो बंजर ज़मीन बन जाती है फिर। तो ये सारे के सारे एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड और ओवरग्रेजिंग, इन पर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग लैंड को बचा पाएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से आप लोग लैंड को बचा सकते हैं। तो पेड़ लगा करके, ओवरग्रेजिंग पर ध्यान रख के, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का बहुत ही अत्यधिक इस्तेमाल ना करके, ठीक है। अभी ग्लॉसरी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो वेदरिंग का मतलब होता है, देखो वेदर जो मतलब है वो तो मौसम होता है, बट जो वेदर रिंग है इसका मतलब होता है जो हमारी ज़मीन है, हमारा लैंड है, उसकी ऊपरी भाग की मिट्टी उड़ जा रही है ना, और वो ख़राब हो जा रहा है वो लैंड, उसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग का जो कारण होता है वो कई सारा होता है। ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक मतलब मिट्टी जो है या फिर जो पत्थर है वो ब्रेक हो गया, टूट गया टेम्परेचर की वजह से, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, या फिर उस पर बर्फ़ जम गई, या फिर उस पर प्लांट था उसको हटा दिया, या फिर प्लांट हटाने के बाद जानवर ने आकर के उसको ख़राब कर दिया, या फिर मेन इम्पॉर्टेंट इंसान ने उस ज़मीन को ख़राब कर दिया। तो ये होता है वेदरिंग के कारण। सॉइल, मिट्टी तो हमें सबको पता है। सॉइल क्या होती है? थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। पता तो है मिट्टी, बट डेफिनेशन भी हमसे पूछते हैं तो हम लोगों को डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि भाई क्या होती है मिट्टी। जो ग्रेनी सी कुछ है ना, होता है ना ग्रेन टाइप का, मतलब छोटा छोटा सा, जिसने अर्थ की लेयर के ऊपर कवरिंग बना रखी है, वो हमारी मिट्टी होती है। मिट्टी क्या होती है? यही होती है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। मतलब लैंड फॉर्म, जो इलाका जैसा होगा ना, वहाँ हर इलाके की मिट्टी अलग अलग होती है। तो कैसा इलाका है? अगर कोई इलाका नदी के पास पड़ रहा है तो वहाँ की मिट्टी होगी एलुवियल सॉइल, चिकनी मिट्टी होगी। रेतीली मिट्टी होगी जहाँ पर डेजर्ट होगा, पानी की कमी होगी। तो और रेतीली मिट्टी कहाँ होती है? बीचेस पर। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rock found on the earth. This happens through the process of weathering. Right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. तो देखो, जो soil होती है
वो कैसे बनती है कि भाई उसकी बेड रॉक कैसी है, यानी कि जो भी उसकी रॉक है, यानी कि जिस भी पत्थर पर वो है उस पर निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी होगी। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि वहाँ पर किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के पत्ते फूल सब गिरते हैं, ज़मीन में मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता है, वहाँ की वेदरिंग होती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो सॉइल फर्टाइल कैसे होती है, जब उसमें मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में होता है, मतलब जो भी ज़रूरत होती है प्लांट्स वगैरह को उसमें, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब चीज़ें अगर मिट्टी में पाई जाती हैं तो वो सॉइल फर्टाइल होती है। तो मिट्टी क्या होती है, एक ग्रीनी सब्सटेंस जो कि अर्थ को जिसने कवर कर रखा है, और ये लैंड पर डिपेंड करती है। लैंड फॉर्म यानी कि कोई भी इलाका अगर प्लेन है तो वहाँ पर एलुवियल सॉइल चिकनी मिट्टी होगी। तो लैंड फॉर्म किस इलाके की मिट्टी है वो मैटर करता है कि कौन सा लैंड फॉर्म है, वो जो है माउंटेन है या फिर वो प्लेन है या फिर वो प्लेट्यू है, उस पर डिपेंड करेगा कि मिट्टी कैसी होगी। मिट्टी कैसी बनती है, ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, और वेदर्ड रॉक जो कि अर्थ पर फाउंड होती है उससे मिलती है। वेदर्ड रॉक यानी कि उसकी जो पेरेंट नीचे जो पत्थर होगा फिर वो घिसता जाएगा और उससे मिट्टी बनती है ना, तो किस पत्थर से घिस करके मिट्टी बनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो मिट्टी कैसी है। और ये प्रोसेस चलता रहता है वेदरिंग के थ्रू, कि पत्थर घिसते रहते हैं, मिट्टी बनती रहती है, और वो मिट्टी उपजाऊ होगी या नहीं होगी इस पे डिपेंड करता है कि उसमें कैसे मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। तो ये था सॉइल। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड को अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो पहाड़ों का जो है जो गिर जाता है मलबा निकल करके, वही लैंडस्लाइड होती है। तो लैंडस्लाइड आर स्लाइटली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप। किसी स्लोप से, किसी ऊंचाई से अगर कोई पत्थर या फिर कुछ भी जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा या फिर एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे आप, पहाड़ों की मिट्टी या फिर पत्थर जब सड़कों पर, ज़मीन पर गिर जाते हैं, वही लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वोल्केनोज। तो ज़्यादातर लैंडस्लाइड्स कब होती हैं, जब भूकंप आते हैं, जब बाढ़ आती है, या फिर जब वोल्केनोज फटते हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब बारिश पड़ती है ना तो पहाड़ों की मिट्टी फूल जाती है और वो मिट्टी फिर नीचे भी लुढ़क जाती है। तो कॉजेज़ ऑफ लैंडस्लाइड क्या क्या हो सकते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, है ना, फ्लड्स, या फिर प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, बहुत ही लंबे समय तक रेनफॉल, ये तो नेचुरल कॉजेज़ हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। तो कई बार क्या होता है कि नदी का बहाव भी ये रोक देते हैं, पत्थर वगैरह गिर जाते हैं तो, और फिर एकदम से वो पत्थर हटते हैं और नदी बहुत ही तेज़ उफान से बह करके आती है, तो जो नीचे के इलाके में लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे तबाही सी वो नदी फिर मचा देती है। In the hilly terrain, landslide have been major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो फिर जो हिली टेरेन यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, उससे लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। एक केस स्टडी बताई गई है कि भाई केस स्टडी का बच्चों देखो मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर इवेंट हुई है और उस इवेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसिव लैंडस्ट्राइक जो है वो स्ट्रिक करी थी, मतलब लैंडस्लाइड आई थी कहाँ पर, पंगी विलेज में, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। उसने डैमेज कर दिया था लगभग 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड को, नेशनल हाईवे 22 को इस वाली लैंडस्लाइड ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। और ये लैंडस्लाइड कैसे आई थी, वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज, मतलब ब्लास्ट वगैरह कर रहे थे, पहाड़ वहाड़ है ना तोड़ रहे होंगे, उस वजह से लैंडस्लाइड आ गई थी। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेज। द पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। तो पंगी विलेज को पूरी तरीके से खाली करवा दिया था। और ये सब क्यों हुआ था, क्योंकि ये डायनामाइट से ब्लास्ट किया था ताकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा सके, और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई थी। मिटिगेशन मैकेनिज्म, मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आप कैसे बच सकते हैं। तो एडवांसमेंट हुई है काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक टेक्निक्स में, हैज़
empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslide are as follows. कैसे लैंडस्लाइड से आप लोग बच सकते हैं, थोड़ा बहुत तरीके आपको बताए गए हैं. Hazard mapping to locate areas prone to landslide, hence such areas can be avoided for building settlements. हज़ार्ड मैपिंग यानी कि एक मैप बना सकते हैं कि भाई इस इलाके में जो है वो लैंडस्लाइड आने का ज़्यादा खतरा है, जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं, और उन इलाकों में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क ना किया जाए. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, तो कुछ बहुत ही तगड़ी तगड़ी वॉल्स भी बना सकते हैं हम लोग ऐसे इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है. इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, पेड़ लगा दो भाई, पेड़ की जड़ें खुद ही मिट्टी को संभाल के रख लेती हैं. सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज. तो सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल मतलब पानी को भी आप कंट्रोल करके रख सकते हैं ताकि नदी की वजह से या पानी की वजह से लैंडस्लाइड ना आए. तो इस तरीके से रिटेंशन वॉल देखो बना रखी है, कितनी मतलब इन्होंने बड़ी सी दीवार सी बना दी है ताकि पहाड़ खिसक करके नीचे यहाँ पर ज़मीन पर ना आ जाए. तो इसमें हमें देखो सॉइल प्रोफाइल बताई गई है. अब ये डू यू नो में बताया है, इट टेक्स 100 of years टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है. सॉइल की प्रोफाइल देखो, ये आपके ना एग्ज़ाम में आ सकती है और इसी तरीके से सुंदर सा बना के आइएगा. सबसे नीचे होती है पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक का मतलब होता है जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं जिससे ऊपर की मिट्टी बनी होती है. फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल, ये पेरेंट रॉक सदियों तक टूटता रहता है और फिर बारीक 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 करके वेदर्ड रॉक मटेरियल बनता है. फिर इसके ऊपर वाली सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले, फिर इसके ऊपर जो मिट्टी होती है उसमें पानी और जानवरों की जो है पॉटी या फिर जानवर मर जाते हैं वो मिक्स होता है, पेड़ पौधे मिक्स होते हैं. फिर उसके सबसे ऊपर आती है टॉप सॉइल विद हमस एंड वेजिटेशन. फिर इसके ऊपर जो है टॉप सॉइल जो कि हमें दिखती है जिस पर पेड़ पौधे वगैरह उग रहे हैं वो वाली सॉइल आती है और इसमें हमस होता है. हमस या फिर आप इसको ह्यूमस बोलेंगे. ह्यूमस जो होता है ना वो मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे पत्तियां गिर जाती हैं, जानवर मर जाते हैं, एक्सक्रीटा यानी कि पॉटी, टॉयलेट, और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये मिलकर के बनता है ह्यूमस. ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो ये पूरी सॉइल प्रोफाइल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ये कि सॉइल प्रोफाइल बताओ, सॉइल प्रोफाइल बनाओ. सबसे पहले पेरेंट रॉक, वेदर्ड रॉक मटेरियल, फिर उसके बाद सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन. ये हमारा पूरा है. तो अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वेलकम टू लर्नर बी. आई एम शिवानी चौहान. इस वीडियो में हम क्लास 8th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये देखने वाले हैं. तो ये अब हमारा जो है पार्ट 2 है. इसमें हम देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल की प्रोफाइल तक हम लोग इससे पहले देख चुके हैं. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है देखो मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ये है. ये वाला जो टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके एग्ज़ाम में अगर आए ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन तो आपको ये डायग्राम बना के आना है. फुल नंबर मिलेंगे और आपके टीचर इतने इंप्रेस हो जाएंगे ना कि आपको बाकी क्वेश्चंस में भी ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना बन जाएगी. तो इस तरीके से ना हम लोगों को करना होता है. इस तरीके से ही हमें अपनी जो है प्रेजेंटेशन देनी होती है एग्ज़ाम में. तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है. चलो, सॉइल फॉर्मेशन के जो मेजर फैक्टर्स हैं आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अब हम एक एक पढ़ते हैं. टाइम सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है. टाइम 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में कई हज़ार साल लग जाते हैं. डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, टाइम पर डिपेंड करता है कि कितनी थिकनेस होगी. फिर देखो आता है पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है कि कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट और परमिएबिलिटी, कि उसका कलर कैसा होगा. पेरेंट रॉक का जो कलर होगा उसी टाइप का कलर जो है मिट्टी का होगा. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पेरेंट रॉक में होंगी वही इसकी होंगी. केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं पेरेंट रॉक की और अबव सॉइल की. फिर परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मतलब है कि पानी कितना अंदर तक जाएगा उस सॉइल में, ये सब पेरेंट रॉक पर ही डिपेंड करेगा. फिर भाई उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है,
टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि भाई वेदरिंग कितनी तेज़ होगी और ह्यूमस फॉर्मेशन कितना होगा। फिर रिलीफ का मतलब होता है कि भाई कितनी हाइट पर है। ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कि भाई मतलब पहाड़ी इलाका है तो भाई कितनी कितनी मिट्टी उस पर जम पाएगी। फिर किस टाइप के वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जीव जंतु हैं। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। तो ह्यूमस क्या होता है, जो पेड़ पौधों का जो वेस्ट मटेरियल गिरता है, जो जानवर होते हैं उनसे ही ह्यूमस बनता है। जानवर मरते हैं, पूरी लाइफ पॉटी करते हैं वहाँ पर, उससे ह्यूमस क्रिएशन होता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल किस तरीके से ख़राब होती है, तो सॉइल की डिग्रेडेशन कैसे होती है, सॉइल कैसे ख़राब होती है और आप सॉइल को ख़राब होने से बचा कैसे सकते हो, ये वाली चीज़ हम इसमें आप देखने वाले हैं। तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल जो है इरोड हो जाती है, सॉइल डिप्लीट ख़राब हो जाती है, ये काफ़ी बड़े थ्रेट हैं हमारे सॉइल को। कैसे होते हैं, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स जो है लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी होते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया, हवा की वजह से उड़ करके चला गया है ना। और ह्यूमन फैक्टर तो सारे ही सारे होते हैं कि हमने भाई पेड़ काट दिए, हमने एक्सेसिव माइनिंग कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओवर ग्रेजिंग करवा दी। तो फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ही एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, लैंडस्लाइड हो जा रही हैं, बाढ़ आ जा रही है, रेन वॉश यानी कि पानी की वजह से भी बह करके चली जाती है मिट्टी। ये सारे के सारे ना फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी जो है वो ख़राब होनी जा रही है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है कि भाई किस वजह से मिट्टी ख़राब हो रही है। अब हम लोग मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। मल्चिंग द बेयर ग्राउंड, बेयर ग्राउंड का मतलब होता है खाली ज़मीन जो होती है, बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो देखो क्या होता है, जो खाली मिट्टी है मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर पेड़ नहीं है, उस एरिया में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉ जो ऑर्गेनिक मैटर है ना वो डाल देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि आप समझ लें स्ट्रॉ क्या होता है, सूखी घास, ठीक है, जो सूखी घास होती है ना वो आप समझ सकते हैं। और जैसे कि जो पेड़ जैसे जब चावल की खेती होती है उसमें से भी ये निकलता है, तो इस तरीके के घास फूस वगैरह ला करके डाल दें, ऑर्गेनिक मैटर जैसे गोबर बिछा दें वहाँ पर उस एरिया में, तो उससे क्या होता है कि उससे मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा हो जाती है और इससे मॉइस्चर भी रिटेन होता है, वहाँ पर नमी भर जाएगी उस ज़मीन में, फिर घास और पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो ये होता है मल्चिंग। इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉ पूरी मिट्टी पर या पूरे एरिया पर डाल देते हैं जहाँ पर पेड़ नहीं होते। कॉन्टूर बैरियर्स होते हैं जैसे कि पत्थर हो गए, घास हो गए, मिट्टी हो गए, आर यूज टू बिल्ड द बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स, ठीक है, मतलब किनारों पर। ट्रेंचेस होते हैं गड्ढे, ट्रेंच जो होता है उसका हिंदी में मतलब होता है गड्ढा, तो गड्ढे खोदे जाते हैं। आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। तो क्या होता है, कॉन्टूर बैरियर्स बना दिए जाते हैं और उसके आगे गड्ढे खोद दिए जाते हैं। मतलब बैरियर आपने पत्थर से बना दिया और फिर उसके बाद वहाँ पे घास रख दी और वहाँ पर मिट्टी जो है ऊंची करके आपने लगा दी, ठीक है, ऊंचे के एरिया में। फिर उसके आगे आपने क्या करा, यहाँ से पानी आएगा और इस गड्ढे में जा कर के भर जाएगा और फिर उस गड्ढे में पानी जो भरेगा उससे फिर मिट्टी वहाँ की उपजाऊ होने लगेगी। तो इस तरीके से जो है वो कॉन्टूर बैरियर्स बनाए जाते हैं, एक इमेजिनरी मतलब एक लाइन सी बना दी जाती है, उस पर घास पत्थर और ये सब रख दिया जाता है और उसके आगे गड्ढे खोद करके उसमें पानी भरा जाता है। रॉक डैम, rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. तो देखो रॉक डैम मतलब क्या होता है,
रॉक, पत्थर ही पत्थर लगा दिए जाते हैं ताकि जो पानी जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बह करके आ रहा था, वो मिट्टी को लेकर के जा रहा था, पत्थर उस पानी को बहुत ही तेज़ी से बहने से रोक देंगे और गलीज नहीं बनेंगी। गलीज आप समझ लो कि गली होती है, बहुत ही मतलब ना मिट्टी फट जाती है। आप इस तरीके से समझ लो कि मिट्टी पूरी की पूरी फट जाएगी, फट जाती है और फिर नीचे गहरा गड्ढा सा बन जाता है और वो बंजर ज़मीन फिर बन जाती है उसकी वजह से। तो गली ना बने इस वजह से रॉक डाम बनाया जाता है। टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस फार्मिंग आप पहाड़ों पर जाएंगे ना, मसूरी में या फिर नैनीताल में, इस इलाके में, तो आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से लेयर टू लेयर फार्मिंग की जाती है ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। अभी देखो ये कॉन्टूर प्लोइंग है। टेरेस फार्मिंग में देखो हाँ टेरेस टाइप के बना दिए जाते हैं ताकि वहाँ पर खेती की जा सके और जो मिट्टी भी उड़ के नहीं जाएगी और पानी का बहाव भी जो है वो धीमा हो जाएगा। इंटरक्रॉपिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इंटरक्रॉपिंग होता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। यानी कि अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती हैं। एक सपोज करो अमरूद की फसल उगा दी, ठीक है, एक फिर उसके बाद वहाँ पर जो है वो गेहूँ लगा दिया। तो अलग अलग टाइप की फसलें, ताकि एक कभी पकड़ी है कभी पकड़ी है, तो हर समय खेत में कुछ ना कुछ ऐसी फसल लगी हुई है जो मिट्टी को अपने अंदर जो है जोड़ के रख रही है। कॉन्टूर प्लोइंग, देखो कितना सुंदर सा लग रहा है ना। ये क्या होता है? प्लोइंग, प्लो मतलब होता है जो खुदाल से हल मतलब जुताई। प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो मतलब हिल के साइड में ऐसे पैरेलल जो है वो खुदाई कर दी जाती है ताकि पानी इधर ही चला जाए, बहुत ज़्यादा मिट्टी वो लेकर के बहाव को मतलब मिट्टी बहा करके ना ले जाए। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? जैसे कि आपका खेत है, इसके चारों तरफ आपने जो है पेड़ लगा दिए, ठीक है, और उससे क्या होगा? पेड़ जो है वो हवा के प्रवाह को रोक देते हैं। इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो ये शेल्टर बेल्ट है। देखो यहाँ पे पूरे खेतों के साइड में पेड़ लगा दिए ताकि मिट्टी उड़ करके ना एक्स्ट्रा चली जाए। एक्टिविटी देखो करके दिखाई गई है। इसमें देखो पूरी सिर्फ मिट्टी है, इसमें से अगर आप पानी डालोगे तो बहुत सारा पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और मिट्टी भी चली जाएगी। बट यहाँ पर आप पानी डालोगे तो देखो यहाँ पे क्या लगे हैं? पौधे लगे हैं, तो बहुत ही कम मिट्टी जो है नीचे जाएगी। वाटर, पानी। सबसे पहले डू यू नो पढ़ लेते हैं। इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ इतना था और अब ये 6000 तक पहुंच गया है क्यूबिक यूनिट पर किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब आपको नंबर ना याद रहे, बट फिलहाल आपको याद रखना है कि पहले जितनी पानी की हम लोग रिक्वायरमेंट होती थी एक इंसान को, अब उसकी रिक्वायरमेंट पानी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डू यू नो अ ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। तो एक टपकती हुई जो टप करती हुई जो टैप होती है ना, वो एक साल में 1200 लीटर तक पानी बर्बाद कर देती है। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। वाटर जो है बहुत ही ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और दुनिया का 3/4 एरिया जो है वो पानी से कवर्ड है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, क्योंकि ब्लू प्लैनेट पानी से ही भरा हुआ है ना। इट वॉज इन द प्रीमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो लाइफ कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? पानी में, ओशन में ही लाइफ स्टार्ट हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life। तो आज भी समुद्र बहुत सारे इलाके में है और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स उसमें रहते हैं। ओशन वाटर इज़ हाउएवर सेलीन। ओशन वाटर जो है वो खारा है और ह्यूमन का हम उसको पी नहीं सकते। फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 2.7% ही है। मतलब पूरी दुनिया में वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक का मतलब है कि जो ओशन का वाटर है वो हर तरफ पानी पानी है, मगर उस पानी को आप लोग पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो पानी खारा है, आपके कंजम्पशन के लिए नहीं, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स इन द आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। तो 100 में से सिर्फ 100 में से सिर्फ 2.7% ही यूजेबल वाटर है, इसीलिए पानी की कमी है। क्यों?
क्योंकि पानी तो बहुत सारा है, मगर जितना भी पानी है ना उसमें से सिर्फ 2.7% ही यूज़ करने लायक है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपके सामने ना 100 पानी के ग्लासेस रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ 2 और एक ग्लास में से 0.7, सिर्फ इतना ही पानी आपके यूज़ करने के हो गया। बाकी सारे ग्लासेस में चाहे पानी भरा हुआ है मगर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ड्यू टू देयर लोकेशन, अब ये जो 2.7% पानी है भी ना, ये भी एंटार्क्टिका के ग्लेशियर में, ग्रीनलैंड के ग्लेशियर में और पहाड़ी इलाकों के जो ग्लेशियर्स हैं उसमें है। तो ज़मीन में तो बहुत, ज़मीन, नदियों, तालाबों में तो बहुत ही कम पानी है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो इस 2.7 में से भी सिर्फ 1% है जो आप उठा करके पी सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 100 ग्लास रखे हैं ना, उसमें से सिर्फ एक ही ग्लास है जो आप उठा करके पी सकते हो। समझे? इसीलिए पानी की कमी है। और ये पानी कहाँ पर मिलता है? जो 1% पानी है ये ग्राउंड वाटर में मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है और वाटर वेपर यानी कि हवा में नमी के तौर पर मिलता है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो फ्रेश वाटर इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती सब्सटेंस हो जाता है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। मतलब आप ना अर्थ में पानी डाल सकते हो, ये 100 का 100 ही रहेगा, ना डाल सकते हो ना ही आप घटा सकते हो। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा ये 100 ही रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशन, एयर, लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। ये सब क्या है? तो हमेशा 100 रहता है। फिर हम क्यों कहते हैं कि इस साल पानी की कमी हो गई, इस जगह पानी की कमी हो गई? क्योंकि पानी हमेशा बहता रहता है, चलायमान है। कभी नदियाँ सूख जाएंगी, इवेपोरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसलिए ज़मीन में कम हो जाता है, नदियों में कम हो जाता है क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया होता है। मगर धरती पर तो हमेशा वो एक समान ही रहता है, इसलिए पानी इवेपोरेट हो जाता है। या फिर प्रेसिपिटेशन मतलब नीचे गिर जाता है बारिश की फॉर्म में या फिर बह जाता है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल, जिसके बारे में आपको पता है पहले से। उड़ता है, इवेपोरेट होता है, नीचे आ जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। ये देखो, ये हमें बता रखा है कि भाई एक एवरेज इंडियन जो है वो 150 लीटर पानी एक दिन में इस्तेमाल कर लेता है। 3 लीटर पी लेता है, कुकिंग में कर लेता है, नहा लेता है, फ्लश कर देता है पानी, कपड़े धो लेता है ना। तो इस तरीके से इतना सारा पानी हम लोग एक दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं। टॉयलेट्स में कितना ज़्यादा फ्लश करते हैं हम। Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। तो हम लोग सिर्फ नहाने के लिए, खाने के लिए ही नहीं बल्कि इस्तेमाल, बहुत सारा सामान बनाने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती में हम लोग पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में, बिजली बनाने में हम लोगों ने डैम बना रखे हैं, है ना। अब पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो हमारी खाने की और हमारी जो क्रॉप की डिमांड है ना, ये बढ़ती जा रही है। तो खेती के लिए भी पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इसकी वजह से पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। पहले ज़माने में पानी दूर दूर से लाना पड़ता था तो लोग बहुत ही हिसाब से इस्तेमाल करते थे। अब तो भाई देखो, घर में टंकी में भरा रहता है पानी, है ना, और हम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वाटर का भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया। और हम लोगों ने पानी जो साफ़ है वो गंदा भी कर रखा है। नदियाँ हैं, ठीक है, उसको गंदगी मचा रखी है। अब डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड अबाउट वाटर मार्केट? अम्ब्रेली सिटी है जो कि सौराष्ट्र में है, जिसकी पॉपुलेशन 1.25 लाख है, जो कि पानी पूरी तरीके से तालुका से खरीदती है। तो सोचो आप कितने लकी हो, आपके घर में पानी आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ये देखो यमुना रिवर किस तरीके से जो है हम गंदगी मचा रखी है हमने यमुना में। पानी की कमी है। देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में पानी की कमी है। ज़्यादातर जो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो पूरे इलाके में पानी की कमी है इन सारे एरियाज़ में। कंट्रीज़ जो कि ऐसे क्लाइमेटिक जोन में आती हैं जहाँ पर मतलब सूखा ज़्यादा पड़ता है, बारिश कम होती है, तो फिर भाई वहाँ पे पानी की कमी होती है। इसलिए वाटर शॉर्टेज जो है वो सीजनल से होकर के पूरे टाइम भी किसी किसी देश में पानी की कमी रहती है, क्योंकि हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और वाटर को हम लोग गंदा भी कर रहे हैं। अब हम वाटर बचाएं कैसे?
कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर गंदा कर रहे हैं तो बचाना भी तो पड़ेगा ना, तो बचाओ। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। भाई क्या प्रॉब्लम है दुनिया में कि हमें पानी ही नहीं मिल रहा, हमने गंदा कर रखा है। तो अब हमें पानी को बचाने की ज़रूरत है। वाटर एक जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्स है, बट इसका जो ओवर यूज़ हम कर रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से हमने उसमें पॉल्यूशन फैला रखा है। तो ओवर यूज़ कर रहे हैं और गंदा हो कर रहा है पानी, तो वो हमारे यूज़ के लायक ही नहीं बचा। हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम पहले देखते हैं कि हम गंदा कैसे कर रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज़ आर अ मेजर कंटामिनेंट्स। तो हम लोग पानी कैसे गंदा कर रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जो हमारे टॉयलेट पॉटी का पानी वो डायरेक्ट हम लोग साफ़ पानी में बहा देते हैं। एग्रीकल्चर में हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्री की जो हम इस्तेमाल करते हैं पानी, गंदगी जो होती है वो पानी में डाल देते हैं। इसकी वजह से एग्रीकल्चर के जो है केमिकल्स की वजह से, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट और हमारे घर से जो सीवेज या फिर किचन वेस्ट या फिर कोई सा भी वेस्ट वाटर हम साफ़ पानी में मिला देते हैं। दे पॉल्यूट वाटर, इसमें नाइट्रेट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं पानी में, और इसलिए हमारा पानी गंदा हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए इनको ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी को साफ़ करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। तो अगर हम पेड़ लगाते हैं ना, तो पेड़ों की जड़ें पानी को साफ़ करने का काम करती हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव वाटर रन ऑफ, या फिर सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बचा करके रखना है ना पानी को। कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर सीपेज। तो कैनाल्स जो हैं वो भी हमें अच्छे से बना करके रखनी चाहिए, ताकि हम देखते हैं टैंकर आ रहे होते हैं पानी की और आधा पानी तो उसमें टपक ही रहा होता है। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करके जो है खेती बाड़ी की जाए, इससे बहुत ही एक्सेसिव इवेपोरेशन नहीं होता है और पानी भी कम लगता है और अच्छे से फसल को पानी पूरा भी बढ़ जाता है। तो स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राई रीजन में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ड्रिप या फिर ट्रिकल डाउन इरिगेशन का, उसमें क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में एक एक बूंद करके जो है फसल पर गिरती है, उससे इवेपोरेशन लॉसेस नहीं होते हैं। तो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज इरिगेशन इंपॉर्टेंट इरिगेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैनाल्स जो होते हैं उसमें सीपेज ना होने दें, फिर उसके बाद हम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें, और फिर ट्रिकल डाउन इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। तो 3 मेथड हो गए। एक तो हम लोग क्या करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, फिर कैनाल्स से जो है सीपेज ना हो, फिर हम लोग वाटर स्प्रिंकलर का और फिर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके हम लोग पानी बचा सकते हैं खेती बाड़ी में। क्या आपको पता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो छत में पानी स्टोर करके नीचे पहुंचा देते हैं और जब इस्तेमाल की ज़रूरत होती है तब उसको यूज़ कर लेते हैं। ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑन एन एवरेज 1 स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इज़ अनफ टू सेव 8000 लीटर ऑफ वाटर। तो 2 घंटे की जो बारिश होती है ना, उससे 8000 लीटर पानी तक हम लोग बचा करके रख सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये वाला जो पार्ट है हम लोग आगे के वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग पानी के बारे में देख रहे थे, अब हम इसके आगे नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th ज्योग्राफी चैप्टर 2, इसमें अब हम इसका लास्ट पार्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला देखने वाले हैं। नेचुरल वेजिटेशन तक का पार्ट पूरा का पूरा हम लोग कर चुके हैं कवर। तो देखो, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं जानवर, जीव जंतु। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ स्कूल के बच्चे जो हैं वो एक एग्जीबिशन पर गए हैं, और किसकी एग्जीबिशन है? हैंडीक्राफ्ट की। आर्टिकल्स जो हैं एग्जीबिशन में वो कलेक्ट किए गए हैं हमारे देश के अलग अलग पार्ट से। मोना ने पिक किया एक बैग और बोला, ये कितना प्यारा हैंड बैग है, ये जूट से बना हुआ है। टीचर ने कहा, क्या आपने अपने आसपास बास्केट, लैम्प या फिर चेयर्स देखी हैं? ये भी केन्स से या फिर बैम्बू से बनी हुई होती हैं। ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न
इलाके जो हैं इंडिया के वो काफ़ी ह्यूमिड हैं, वहाँ पे बारिश होती है अच्छी, तो वहाँ पर बहुत सारा बेम्बू उगाया जाता है। जस्सी काफ़ी एक्साइटेड हुआ एक सिल्क के स्कार्फ को देखकर। उसने कहा, ये देखो कितना ब्यूटीफुल स्कार्फ है। टीचर ने बताया कि सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से आती है और जो कि मलबरी ट्रीज़ पर रहते हैं। बच्चों को समझ में आया कि प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, ये सिल्क वर्म है एक मलबरी ट्री पर। नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो एक बहुत ही नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट में रहती है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के, जिसको हम लोग बायोस्फेयर बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ बायोस्फेयर। तो नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट, जो नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट होता है बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, इट इज़ कॉल्ड बायोस्फेयर। तो जो ये जीव जंतु होते हैं ये बायोस्फेयर में रहते हैं। In biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as इकोसिस्टम। ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर होता है जहाँ पर ज़मीन, पानी और एटमॉस्फेयर, हवा मिलते हैं, जहाँ पर एक लाइफ सस्टेन हो सकती है। इकोसिस्टम होता है जिस इलाके में ये जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मिलजुल करके रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, वो होता है इकोसिस्टम। तो वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, इस दुनिया के लिए बहुत वैल्यूएबल है। प्लांट्स हम लोगों को टिम्बर, लकड़ी देते हैं और जानवर प्लांट्स पर रहते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, हम इस पर मिट्टी पर फसल उगाते हैं और ये शेल्टर बेल्ट की तरह भी प्लांट एक्ट करते हैं मिट्टी को रोकने का। हमने देखा था ना कि खेतों के किनारे लगा देते हैं तो मिट्टी नहीं उड़ती। हम लोगों को अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करने में प्लांट मदद करते हैं। प्लांट हमें फ्रूट देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स मतलब गम देते हैं, ऑयल देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, पेपर भी जो है हमारे जिस पे हम पढ़ाई करते हैं वो भी हम प्लांट से ही लेते हैं। तो प्लांट्स के तो भाई इनन्यूमरेबल यूजेस हैं, आप मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा यूजेस होते हैं प्लांट के। देखो, ब्रह्म कमल है, एक मेडिसिनल हर्ब है। अब हमने प्लांट्स के बारे में देखा कि प्लांट्स हम लोगों को कितना कुछ देते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं। दे प्रोवाइड अस मीट, मिल्क, हाइड्स, वूल। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। एनिमल्स भी देते हैं, हम लोगों को दूध देते हैं, मीट होता है, और जब हम कपड़े पहनते हैं जैसे वूल हमें शीप से मिलती है। इंसेक्ट्स जैसे कि बीज से हम लोगों को हनी मिलता है और ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इसका मतलब है कि बीज अलग अलग जगह का जो है ना वो ट्रीज़ पे बैठते हैं, पेड़ पौधों पर, ये जो है पक्षी है ना, बीज वगैरह। बीज क्या करती हैं, रस चूसती हैं और अपने साथ कुछ सीड्स भी ले जाती है और अलग अलग जगह जाकर के गिरा देती है और वहाँ पर प्लांट उग जाता है। तो ये पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इनका इम्पॉर्टेंट रोल है डिकम्पोजर्स के तौर पर भी इकोसिस्टम के। और डिकम्पोजर जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं वो चीज़ों को सड़ा करके मिट्टी में मिला देते हैं, उससे ह्यूमस भी क्रिएट होता है। बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. तो वल्चर जो है मरे हुए पशु पक्षी को खा जाता है और एनवायरनमेंट को साफ करता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल और आल इंटेग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो जानवर चाहे छोटा हो या चाहे वो बड़ा हो, वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब वल्चर्स के बारे में देखते हैं। द वल्चर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक ट्रीटेड विद डाइक्लोफिनेक, अ पेन किलर। तो डाइक्लोफिनेक खाए हुए जो जानवर होते हैं अगर उनको वल्चर खा लेती है तो वल्चर को किडनी फेलियर हो जाता है और ये एस्पिरिन और इबोफ्यूरिन के बराबर है। तो एफर्ट्स लगाए गए ताकि जो है ये वाला जो ड्रग है डाइक्लोफिनेक ये बिल्कुल हटा दिया जाए, इसका इस्तेमाल ना किया जाए। तो वल्चर्स अगर डाइक्लोफिनेक, मान लो कोई जानवर है उसने डाइक्लोफिनेक खाया फिर वो मर गया, अगर फिर उसको वल्चर ने खा लिया ना तो वल्चर को फिर किडनी फेलियर हो जाता था और वल्चर भी मर जाती थी। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी और ये वाला पार्ट ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी सरकार ने बहुत सारा काम किया इसको रोकने के लिए कि भाई
डायरेक्टिव नेक का इस्तेमाल मत करो, वल्चर्स मार रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ कहाँ पर होती है? तो ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, मतलब ग्रासलैंड होते हैं घास के मैदान, फॉरेस्ट होते हैं जंगल। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो भाई कहीं पर पेड़ पौधे कब होते हैं? अगर वहाँ पे अच्छी बारिश होती है, अच्छी मिट्टी होती है और हवा में अच्छी नमी होती है ना, और बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत अत्यधिक गर्मी नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है पेड़ पौधे अच्छे फलते फूलते हैं। मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स एंड टुंड्रा। तो मेजर वेजिटेशन कौन कौन से हैं? एक तो जंगल और ये घास के मैदान, श्रब्स होते हैं जो छोटे छोटे से ना नीचे बौने बौने से जो छोटे वाले पेड़ होते हैं, और टुंड्रा मतलब जो बिल्कुल ठंडे इलाकों में पेड़ पौधे होते हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, बड़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो फॉरेस्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर खूब पानी होता है। एज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। जैसे जैसे पानी कम हो जाता है वैसे वैसे पेड़ छोटे हो जाते हैं और उनका और दूर दूर भी होते हैं। तो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रास ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्रासलैंड या फिर श्रब्स कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर पानी जो है कम होता है, बारिश कम होती है। थॉर्नी श्रब मतलब कांटे वाले पेड़ वहाँ पे होते हैं जो कि ड्राई, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, जैसे कि डेजर्ट के इलाकों में होते हैं ना, कैक्टस वगैरह। In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. This is important. कि ऐसे इलाके होते हैं डेजर्ट के जहाँ पर जो है पेड़ों में कांटे निकले हुए होते हैं, उसमें जो ऐसे इलाकों के जो पेड़ होते हैं ना उनकी जड़ें ना बहुत ही नीचे तक जाती हैं, ज़मीन में बहुत ही नीचे तक जड़ें जाती हैं ताकि वो बहुत ही नीचे से भी पानी निकाल सकें और ट्रांसपिरेशन लॉसेस से बच सके, यानी कि पानी उड़ ना जाए उनमें से। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होती है? पोलर एरिया में बहुत ही ठंडे ठंडे इलाकों में होती है। टुंड्रा वेजिटेशन का एग्जाम्पल होता है मॉजेस एंड लाइकन्स। तो मॉजेस एंड लाइकन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉजेस एंड लाइकन्स कहाँ पर होते हैं? टुंड्रा वाले वेजिटेशन में मॉजेस एंड लाइकन्स होते हैं। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैट वर 2 centuries बैक। तो 200 साल पहले जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग आज दुनिया में हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। तो इतने सारी दुनिया में जनता हो रही है इसलिए लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। पूरी दुनिया से जो जंगल का कवर है वो घटता जा रहा है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। और इस जो रिसोर्स है, जो पेड़ पौधे घटते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पेड़ पौधे ना काटें। पाइथन इन अ फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट में पाइथन कैसे मस्त लेटा हुआ है। ये बच्चों ने कोलाज बनाया है कि किस तरीके से पेड़ पौधे और बाकी सारी चीज़ें इनसे बनती हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं? तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, हमारी संपत्ति है, हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स पर जानवर रहते हैं और जानवर और प्लांट्स मिला करके इकोसिस्टम को बना करके बचा करके रखते हैं। चेंजेस इन द क्लाइमेट, changes of climate and human interference can cause the loss of human habitats for the plants and animals। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ह्यूमन बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है प्रकृति में और इसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट, प्लांट और एनिमल्स लॉस हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब कुछ तो बहुत ही कम बची हैं, वल्नरेबल और एंडेंजर्ड मतलब बहुत कम बची हैं, और कुछ तो एक्सटिंक्ट ख़त्म ही होने वाली हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटना, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ जो हम बहुत ज़्यादा सड़कें बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, फॉरेस्ट फायर्स जंगलों में जो आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है, लैंडस्लाइड आ जाती है, आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड ह्यूमन फैक्टर्स विच कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे अगर ये सब चीज़ें होती रही, हम पेड़ काटते रहे, लैंडस्लाइड आती रही, सुनामी आती रही, है ना। अगर इंसान नहीं रुका, रिसोर्सेज को बर्बाद करता गया, तो एक दिन कुछ नहीं बचेगा और फिर इंसान भी नहीं बचेगा।
लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन द ग्रेट निकोबार आफ्टर सुनामी, सुनामी के बाद कितना सारा फॉरेस्ट खत्म हो गया। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पेशीज़। अब पोचिंग क्या होती है? पोचिंग होता है जो कुछ गंदे लोग होते हैं जो जानवरों को मार करके बेच देते हैं, वो होता है पोचिंग। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर द कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइट, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एंड फेदर्स। तो जानवरों के दांत या फिर जानवरों के फेदर, जानवरों की स्किन के लिए जानवरों को मारा जाता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस और स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, इनको मारा जाता है। तो हमारी सरकार इनको बचाने का काम कर रही है। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और सरकार अवेयरनेस बढ़ा के काम कर भी रही है। ब्लैक बर्ड ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन। आप लोग जू वगैरह में जाएंगे तो ब्लैक बर्ड दिखते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारी सरकार ने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी काम किया है। नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है, जिससे जो है यहाँ पर ईजिली जानवर, पेड़ पौधे रहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक, वेटलैंड इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। तो जो ये क्रीक्स यानी कि छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ होती हैं, इनको भी बचाना ज़रूरी है ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेशीज़ इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर स्पेशीज़ को मतलब नहीं हम परेशान करेंगे ना, तो नेचर में ना बैलेंस बना रहता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटाट्स ऑफ मैनी स्पेशीज़। अब इंसानों के कामों की वजह से ना बहुत सारा नेचुरल हैबिटाट हम लोगों ने ना ख़राब कर दिया है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब हम बहुत ज़्यादा जानवरों को मार रहे हैं, इसकी वजह से कुछ जानवर तो ख़त्म हो चुके हैं और कुछ बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो हम लोगों को प्रोग्राम जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री, सब मिलकर के पेड़ लगाएं, वन महोत्सव बनाएं और लोगों को अवेयर करना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन को जो है बर्ड वॉचिंग पे जाना चाहिए, नेचुरल कैंप्स पे जाना चाहिए और जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने चाहिए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने कई सारे जो है एक्ट्स बना रखे हैं। हमारे देश ने भी बना रखा है कि आप चिड़ियों को, जानवरों को नहीं मार सकते। इंडिया में लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, बहुत सारे जो जानवर हैं उनको मारना इलीगल है। इसमें तो कुछ ही नाम दिया है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारे ही जानवरों को मारना इलीगल है एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़ के। इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, ये इसके बारे में अभी हम देखेंगे। द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, यानी कि आप जानवरों का व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में। इससे इंश्योर किया जाता है कि भाई जो जानवर थ्रेटन्ड हैं उनका व्यापार ना किया जाए। रफली 5000 स्पेशी जो है एनिमल के, 28,000 स्पेशी प्लांट्स के, इनको प्रोटेक्ट किया गया है। बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल, ऑर्किड्स, एलोज, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि इनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो साइट्स ने भी इस्टेब्लिश किया है, कुछ मतलब लिस्ट बनाई है कि जिन जिन को हमें स्पेशल प्रोटेक्शन देनी है और इनका ट्रेड, व्यापार प्रोहिबिट किया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो पेड़ पौधों को, जानवरों को बचा के रखना ये हर एक मनुष्य की ड्यूटी है। देखो जानवर कितने प्यारे लग रहे हैं। हर्ड होता है झुंड, झुंड है काजीरंगा में एलिफेंट्स का। चीतल जो है इनका झुंड है। अब नेशनल पार्क क्या होता है? अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। जंगल, डेजिग्नेटेड जो जंगल होते हैं ना, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आसानी से रह सकें, वो होता है नेशनल पार्क। अब ये हम लोगों को फायर फॉरेस्ट की न्यूज़ बता रखी हैं कि, और आपको एक्टिविटी है कि भाई यहाँ पे फायर लगी तो इसकी वजह से क्या हुआ, फायर कैसे कैसे लगी, किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता है, कैसे आप बचा सकते हैं फायर से। तो एजुकेट करके, प्रॉम्प्ट रिडक्शन ऑफ फायर्स थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। आप कैसे बचा सकते हैं? ध्यान रख करके पेट्रोलिंग वगैरह करते रहे, जहाँ पर अगर आग लगी है तो तुरंत ही उसको बुझाने का काम किया जाए। और कैसे कैसे आग लग सकती है? नेचुरली भी लग सकती है, बिजली कड़क जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी आग लग जाती है, और लोकल इनहेबिटेंट भी कई बार जो है वो आग लगा देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर अब हो गया है कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।